नमस्कार साथियों। यूपी और भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं पिछले 8-10 सालों की, जिनसे अक्सर जो है यूपी पीसीएस में देखा गया है कि सुमेलित करने के लिए दे देते हैं या सीधा सीधा जो है डेट पूछ लेते हैं कब शुरू हुई थी। तो केवल टाइम लाइन यानी डेट और ईयर ही रिवीजन हम करेंगे उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं का। बहुत तेज़ी से करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब 4 दिन अब पेपर बचा है, तो किसी भी योजना को बहुत डिटेल में डिस्कस करने या एनालिसिस करने का टाइम हम लोगों के पास नहीं है। तो कौन सी योजना कब शुरू हुई है और अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो उसके लिए बजटीय आवंटन कितना हुआ है 2024-25 के बजट में, बस इतने की ही चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे खनिज में और फसलों के उत्पादन में कुछ लोग जो है या बागवानी उत्पादन में कुछ डेटा में डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो वो डिफरेंसेज देखिए, हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा उपलब्ध था, जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया उस टाइम तक जो लेटेस्ट डेटा उपलब्ध था ऑथेंटिक सोर्सेज में, जैसे अब खनिज हो गया तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2022 के हिसाब से जो डेटा उपलब्ध था उसके आधार पे वो वीडियो बनाया गया है। अब अगर उसमें उसके बाद कोई चेंज आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो जहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल रही हो उसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वीडियो को ही फॉलो करें। ये ज़रूर है कि जो मैंने आपको बताया है वही मैंने स्वयं के लिए भी तैयार किया है, अपने लिए कहीं और से तैयार नहीं किया है। तो अगर आपको विश्वास है तो वो डेटा याद करिए, नहीं विश्वास है तो आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से पढ़िए। ठीक है। कुल मिला के प्राथमिकता एक ही होनी चाहिए, पेपर में गलत ना हो। और ऐसे प्रश्न जिनके डेटा में डिफरेंसेज आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर डिस्प्यूटेड होते हैं, अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग बताता है। तो ये ध्यान देना है कि किस सोर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर कोई सोर्स नहीं दिया गया है तो अपने रिस्क पे उसको सही या गलत जो लगे करना है। और बाद में जब आयोग आंसर की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगता है तो ऑथेंटिक सोर्सेज से आपत्ति भेजी जाती है, दी जाती है। ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी डेटा पूरी तरह अपडेट करने की कोशिश की गई है, लेटेस्ट डेटा ही देने की कोशिश खनिज, बागवानी, फल, कृषि, मसाला आदि उत्पादन में की गई है। मतलब ये मान लीजिए कि 99% हमारा डेटा खनिज वगैरह का शुद्ध है। 1% का के लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। 1% के लिए कोई भी गारंटी नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो प्रमुख योजनाओं की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियां और योजनाएं हम देखेंगे जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 आई है, ये 27 अगस्त 2024 को आई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024, ये भी 27 अगस्त 2024 को आई है। ठीक है। तो डिजिटल मीडिया नीति जो हाल फिलहाल में आई है ये भी 27 अगस्त 24 को आई है। और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की नीति ये भी 27 अगस्त 2024 को आई है। उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 जो है जनवरी 2024 में आई है, 5 वर्षों के लिए है। तो जहाँ जहाँ टाइम भी दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 जनवरी 2024 में आई है, 5 वर्षों के लिए है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है ये 14 मार्च 2024 को आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों के लिए है। लक्ष्य क्या है, 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का उत्पादन 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का उत्पादन 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना, 1,20,000 रोजगार का सृजन करना। 1,20,000 रोजगार का सृजन करना भी साथ में इसका लक्ष्य है। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 ये 20 नवंबर 2023 को आई है। कब आई है? 20 नवंबर 2023। निवेशकों को 5 वर्ष तक 100% बिजली छूट प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 आई है 9 नवंबर 2023 को, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति जो है 9 मार्च 2023 को आई है। नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाना है। ठीक है। नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर।
उत्तर प्रदेश खेल नीति आई है 10 मार्च 2023 को। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति आई है 28 जनवरी 2023 को। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति आई है 27 सितंबर 2022 को। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम आया है 28 जनवरी 2023 को 5 सालों के लिए। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति आई है 16 नवंबर 2022 को, इम्पॉर्टेंट है। 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना इसका लक्ष्य है। 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति आई है 3 नवंबर 2022 को, 28 जनवरी 2021 से 5 वर्ष के लिए लागू है। पीएम कुसुम योजना जो शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2023 को। हार्ट कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ठीक है। वंदन योजना जो है 10 अक्टूबर 2023 को आई है। वंदन योजना पौराणिक स्थलों से संबंधित है। आकांक्षी नगर योजना वेरी इंपॉर्टेंट है 2023-24। 100 नगर निकायों का इसमें चयन करना है आकांक्षी नगर योजना में। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महत्वाकांक्षी योजना है, ये सितंबर 2023 में आई है। साहीवाल गिर थारपारकर गंगा तीरी प्रजाति को ही इसमें शामिल किया गया है। किसको? साहीवाल गिर थारपारकर और गंगा तीरी, ये गाय की नस्लें हैं, इन्हीं को इसमें शामिल किया गया, तो नस्ल याद कर लीजिएगा। पीएम स्वनिधि योजना जो आई है 24 अगस्त 2023 को आई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जुलाई 2023 में आई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन 6 जून 2023 को आया, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 22 दिसंबर 2022 को आई है। एक जिला एक खेल योजना दिसंबर 2022 में आई है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना 25 नवंबर 2022 को आई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 25 में आया, यानी 25 अक्टूबर 2019 को ये शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2019 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 2019, 25 अक्टूबर 2019 को इसका मतलब आरंभ हुआ है और 1 अप्रैल 2019 से इसको लागू माना गया है, यानी कि नए वित्तीय वर्ष से 2019 में इसको लागू माना गया है। 2024-25 से इसकी धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पात्रता क्या है कन्या सुमंगला योजना के लिए कि यूपी का निवासी होना चाहिए, अधिकतम 3 लाख रुपए परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 ही बच्चियों को लाभ मिलेगा परिवार में, पहली संतान बालिका है तथा दूसरे प्रसव में जुड़वा बालिकाएं अगर हो जाती हैं तो तीनों को लाभ मिलेगा, ठीक है। पहली संतान अगर लड़की है और दूसरी बार में दूसरे मतलब प्रसव में अगर जुड़वा बालिकाएं पैदा हो जाती हैं 2, तो 2+1 यानी तीनों को इसका लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा सम्मान योजना 24 जनवरी 2019 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 29 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को शुरू हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना 8 अगस्त 2017 को शुरू हुई। 74 जिलों में लागू है, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में लागू नहीं है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना गौतम बुद्ध नगर जिले में लागू नहीं है, बाकी सभी जिलों में लागू है 2026-27 तक। नया सवेरा योजना 16 जून 2017 को आई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षी योजना है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम मार्च 2024 में आया है, 4 वर्षों के लिए है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मार्च 2024 में आया है, इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 18 फरवरी 2020 को आई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को आई है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये 30 जनवरी 2018 को आई है, ठीक है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 30 जनवरी 2018, ठीक। तो ये तो यूपी सरकार की प्रमुख योजनाएं थी। अब हम भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को देखेंगे। अभी हाल ही में डिजिटल कृषि मिशन आया है 2 सितंबर 2024 को। इसका कुल परिव्यय है 2817 करोड़ रुपए। इसमें से केंद्र जो है 1940 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है।
टोटल परिव्यय डिजिटल कृषि मिशन का है 2817 करोड़। ठीक है, केंद्र इसमें 1940 करोड़ रुपए का परिव्यय करेगा। 2024-25 में 400 जिले, 2025-26 में सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन में 2024-25 में 400 जिलों को शामिल किया गया और 25-26 में लगभग सभी जिलों को शामिल कर लिया जाएगा। बजट 23-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये लाइन याद रखिएगा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की घोषणा बजट 23-24 में की गई थी। 2024-25 में इसमें वृद्धि की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और डिजिटल कृषि मिशन में केंद्र 2817 करोड़ रुपए का केंद्र जो है 1940 करोड़ रुपए का परिव्यय करेगा। ठीक, डिजिटल कृषि मिशन में सभी मतलब भूमियों का, लोगों के ज़मीनों का डिजिटल डेटा तैयार करना ही इसका लक्ष्य है। 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, पहले वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष 24-25 में 6 करोड़ और 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़, 6 3 9 2 11, 24-25 में 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ लोगों को डिजिटल पहचान दी जाएगी। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको 6 राज्यों में शुरू किया गया, जिसमें यूपी का फर्रुखाबाद शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन 6 राज्यों में शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूपी में जो है फर्रुखाबाद शामिल है, मतलब 6 राज्यों के एक एक ज़िले लिए गए हैं। तो यूपी का फर्रुखाबाद है, गुजरात का गांधीनगर है, महाराष्ट्र का बीड है, हरियाणा का यमुनानगर है, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब है और तमिलनाडु का विरुधनगर है। अब अगली योजना हमारी है क्रेडिट गारंटी योजना। 20 जुलाई 2023 को ये शुरू की गई है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। तो 20 जुलाई 2023 को क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड यानी प्रबंधन इसका जो है नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड जो बनाया जाएगा, ये नाबार्ड के प्रबंधन से एकत्र किया जाएगा। कृषि अवसंरचना निधि जो पास की गई है, ये 8 जुलाई 2020 को पास की गई है 2020-21 से 2029-30 के लिए। ठीक है, 2021 से 29-30 के लिए। 2024-25 में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी बजट 24-25 में इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कृषि अवसंरचना निधि के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी 20 मई 2020 को। कुल निवेश इसका है 20,50 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,50 करोड़ रुपए। ये 5 सालों के लिए आई थी, यानी 24-25 तक के लिए आई थी और 24-25 में इसके लिए 2352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए 2352 करोड़ रुपए का आवंटन 24-25 के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो आई है, ये 8 फरवरी 2024 को आई है। मत्स्य संपदा योजना की ही ये मत्स्य किसान समृद्धि योजना एक उप योजना है। ठीक है, और ये 8 फरवरी 2024 को आई है। 6,000 करोड़ रुपए इसका परिव्यय है। 23-24 से 26-27 तक जो है ये योजना लागू रहेगी। 23-24 से 26-27 तक। पीएम किसान मानधन योजना वर्ष 2019 में आई थी। 18 से 40 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बजटीय आवंटन इसके लिए 100 करोड़ किया गया। कितना? 100 करोड़, याद रखिएगा इसको। ठीक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू हुई थी। 1 दिसंबर 2018 से ये लागू है। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 से 6,000 रुपये सालाना इसमें दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और बजट में इसके लिए आवंटन 60,000 करोड़ का किया गया है। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 24-25 के बजट में। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3% आबादी को जीविका प्रदान करता है इस समय, और जीडीपी में इसका योगदान कृषि क्षेत्र का 18.2% है। ठीक है, 42.3% लोगों को जीविका देता है भारतीय कृषि क्षेत्र अभी, और जीडीपी में इसका योगदान 18.2% है। ये डेटा याद रखिएगा।
किसान संपदा योजना शुरू हुई है 26 मई 2017 को धेमाजी असम से। बजटीय आवंटन 24-25 में इसके लिए 729 करोड़ रुपए है। किसान संपदा योजना धेमाजी असम से 26 मई 2017, बजटीय आवंटन 729 करोड़। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आई थी। खाद्यान्न उत्पादन अनुमान 2023-24 में 328.9 मिलियन टन लगाया गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, 328.9 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 2023-24 के हिसाब से। और भारत की खाद्यान्न उत्पादकता जो इस समय है वो 2494 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 2494 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, कब आई थी? 18 फरवरी 2016 को। इसके लिए बजटीय आवंटन हुआ है 14,600 करोड़ रुपए का। ठीक है, खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक फसलों में 5% की दर से जो है बीमा किया जाता है। ठीक है, खरीफ का 2%, रबी का 1.5% और वाणिज्यिक फसलों का 5%। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को आई थी। 15 दिसंबर 2021 से 26 तक की इसकी अवधि है। ठीक है, 15 दिसंबर 2021 से लेकर के 26 यानी 21 से 26 तक की इसकी अवधि है। बजटीय आवंटन इसके लिए 9339 करोड़ किया गया है। केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी इसमें 75:50 है, 25 है। ठीक है, 75:25 है। परंपरागत कृषि विकास योजना 1 अप्रैल 2015 को आई थी। टाइमलाइन याद करवाना ही हमारा यहाँ उद्देश्य है, ताकि सुमेलित करने के लिए दे या डेट पूछे तो गलत ना हो। कृषि उड़ान 2.0 27 अक्टूबर 2021 को आया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। कृषि उड़ान 2.0 नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आया था, विशेष इसका ध्यान रखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़, राजस्थान से। ई नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये 14 अप्रैल 2016 को योजना शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, 1998 में शुरू हुई थी आरबी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, आरबी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर यह योजना शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति जो है रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति में रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की जाती है, जिसमें मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है 23 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की अनुशंसा करता है। ध्यान से सुनिएगा, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की अनुशंसा करता है, जिसमें 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है, एमएसपी, और एक फसल यानी गन्ने के लिए एफआरपी जारी होता है। एफआरपी का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो है न्यूनतम लागत मूल्य, और एफआरपी का मतलब हो गया उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करता है, 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है, मतलब एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, और गन्ने के लिए एफआरपी यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी करता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए, ठीक, एफआरपी। तो कुल मिला के 22+1 के लिए ये अनुशंसा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इस पर डिसीजन लेती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि किस फसल की कितनी एमएसपी रखनी है, ये डिसीजन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। ठीक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केवल एमएसपी की अनुशंसा करता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक, अगर हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। 1985 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, 1985 में नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। ठीक,
सरकार तोरिया तथा सूखा नारियल को शामिल करते हुए कुल 25 फसलों का लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, लेकिन तोरिया और नारियल के मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि एमएसपी की अनुशंसा कितने फसलों के लिए की जाती है, तो 22 फसलों के लिए। ठीक, अगर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितने फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की अनुशंसा करता है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो 23, जिसमें गन्ना है एफआरपी वाला। ठीक है, और अगर ये पूछ लेगा कि सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, तो 25 फसलों के लिए, जिसमें तोरिया और सूखा नारियल भी शामिल है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है यहाँ पे, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। रोजगार क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं, ये ऊपर कुछ योजनाएं छूटी हुई हैं, इनको भी कवर करते चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 में, 10 सितंबर 2013 को इसको अधिसूचित किया गया था, 5 जुलाई 2013 से इसको प्रभावी माना गया था। वर्तमान में 80.72 करोड़ आबादी को जो है आच्छादित करता है। ये 80.72 करोड़ लोग जो है वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ उठा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। लक्ष्य है 81.34 करोड़ लोगों को आच्छादित करना। ठीक, जीरो हंगर प्रोग्राम आया था 16 अक्टूबर 2017 को। गोरखपुर, कोरापुट और थाने से इसको शुरू किया गया था। गोरखपुर यूपी में है, कोरापुट असम में है और थाने महाराष्ट्र में है। अंत्योदय अन्न योजना आई थी ये 25 सितंबर 2000 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था 2007 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था 2014 में। 2021 से 26 जो है, अब इसको बढ़ा दिया गया है, 2021 से 26 जो है इसकी अवधि कर दी गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। ठीक, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना आई थी 12 सितंबर 2017 को। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना 12 सितंबर 2017 को आई थी। ठीक, अब हम रोजगार क्षेत्र की योजनाओं को देखेंगे। अग्निपथ स्कीम आई थी 14 जून 2022 को। ठीक है, बजटीय आवंटन इसके लिए हुआ है 5979 करोड़ रुपए। तो अग्निपथ योजना के लिए बजटीय आवंटन 5979 करोड़ रुपए का किया गया है। इस्माइल 75 योजना आई थी 12 अगस्त 2022 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। निराश्रित लोगों यानी भिक्षावृत्त आदि के लोगों के लिए ये है। 98.46 करोड़ का इसके लिए आवंटन हुआ है। आत्मनिर्भर भारत योजना आई है 9 दिसंबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 से इसको प्रभावी माना गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोरोना टाइम में आया था 20 जून 2020 को। खगड़िया बिहार से इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के 31 जिले इसमें शामिल थे। मनरेगा योजना आई थी 2 फरवरी 2006 को। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना आई। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हुआ, पहले ये नरेगा हुआ करता था। 1/3 इसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। 2024-25 के बजट में 85,279.45 करोड़ का आवंटन एग्जैक्ट किया गया है, यानी लगभग 86,000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं। 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें मनरेगा योजना के लिए किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी 1 अप्रैल 1999 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी 1 दिसंबर 1997 को। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को आई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना 29 मार्च 2016 को आई थी। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को आई थी। वर्तमान में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 1,40,803 है देश में। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान में स्टार्टअप 1,40,803 है। स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी 5 अप्रैल 2016 को। SC ST तथा महिला उद्यमियों के लिए 5 अप्रैल 2016 को आई थी स्टैंड अप इंडिया। 2025 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आया था 2021-22 से 25-26 तक है ये। 30 मई 2022 को ये आया था पहले। ठीक है,
30 लाख व्यक्तियों के अस्थायी रोजगार सृजन हेतु इसमें बात की गई है। 18-19 से 31 जनवरी 2024 तक 37.46 लाख रोजगार सृजन करना है। ठीक है, कितना? 37.46 लाख। खादी गांव परियोजना आई थी, ये 15 फरवरी 2017 को आई थी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017 में आई थी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस 2017 में। युवा उद्यम और कौशल विकास रिलेटेड योजनाएं हम देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। विश्वकर्मा सम्मान योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। 27-28 तक के लिए ये योजना है। 13,000 करोड़ रुपए इसमें परिव्यय किया गया है। 13,000। 18 पारंपरिक व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना वाराणसी से 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई है। 27-28 तक इसकी ड्यूरेशन है। 13,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है। 18 पारंपरिक व्यवसाय इसमें शामिल हैं। पीएम श्री स्कूल योजना आई थी 7 सितंबर 2022 को। 14,500 स्कूल विकसित करना इसका लक्ष्य है 2022-23 से 2026-27 तक। लागत इसकी है 27,360 करोड़ रुपए। 27,360 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय वायु खेल नीति आई थी 7 जून 2022 को। 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल राष्ट्रों में शामिल करना इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना आई थी 29 सितंबर 2021 को। 2021-22 से 25-26 तक के लिए इसकी ड्यूरेशन है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, यही जो मिड डे मील योजना थी इसी को नाम दे दिया गया पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया और ये 29 सितंबर 2021 को इसका नाम बदला गया था और 2021-22 से 25-26 के लिए अभी फिलहाल ये है। मध्याह्न भोजन योजना की बात की जाएगी अगर एमडीएम की, तो ये 15 अगस्त 1995 को आया था पहली बार। इसी एमडीएम का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी। इसको डिटेल में आप बुक से पढ़िए। ठीक है, इतना डिटेल यहाँ बताने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी 15 जुलाई 2015 को। प्रवासी कौशल विकास योजना आई थी 8 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना आई थी 19 अगस्त 2016 को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना आई थी 18 फरवरी 2022 को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आया था 16 फरवरी 2022 को। संकल्प और स्ट्राइव योजना आई थी 11 अक्टूबर 2017 को। अटल नवाचार मिशन एवं सेतु 24 फरवरी 2016 को। खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था 2016-17 से। 2024-25 में इसके लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 24-25 में 900 करोड़ का आवंटन है। इसमें कौन कौन से मतलब कार्यक्रम शामिल हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया स्टेट गेम और खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेम इसमें शामिल है। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से रिलेटेड योजनाएं हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 आई है। सितंबर 2024 में 63 रोग इसमें शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत 63 रोगों को सितंबर 2024 में शामिल करने की घोषणा की गई है। 12 उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की गई है। 30 मार्च 2021 को ये योजना शुरू की गई थी, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 हेतु 21,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, कितना आवंटन हुआ है मिशन पोषण 2.0 के लिए? 21,200 करोड़ रुपए। मिशन शक्ति योजना एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ये संबल और सामर्थ्य जो है इसकी 2 उप योजनाएं हैं। बजट 24-25 में इसके लिए 3145.97 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्ति कार्यक्रम है। बजट 24-25 में 3145.97 करोड़ रुपए का आवंटन है। मिशन वात्सल्य 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई योजना है। 24-25 में इसके लिए 1472.17 करोड़ रुपए का आवंटन है। सघन मिशन इंद्रधनुष जो योजना आई थी ये 8 अक्टूबर 2017 को आई थी, 2017-18 के लिए थी। ठीक है, फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया। ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 27 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल थे।
3.0 चला फरवरी 2021 से मार्च 2021 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर 4.0 चला 7 फरवरी 2022 से, ठीक है। और उसके बाद फिर 5.0, इस समय यही याद रखना है, 5.0 इस समय चल रहा है अक्टूबर 2023 से, ठीक है। अक्टूबर 2023 से 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त से अक्टूबर 2023 तक सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 7 अगस्त से अक्टूबर 2023 तक ये चलाया गया। अगर मिशन इंद्रधनुष की बात की जाए तो ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष अगर पूछेगा तो सघन मिशन इंद्रधनुष आप बताएंगे 8 अक्टूबर 2017, और मिशन इंद्रधनुष अगर पूछेगा तो ये 25 दिसंबर 2014 है, इसका ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा जिले से शुरू हुई, ठीक है। 23-24 से 25-26 इसकी ड्यूरेशन है। लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मार्च 2017 में आई। इसका लक्ष्य है जीवन प्रत्याशा 2025 तक 70 वर्ष तक लाना, जो इस समय 67.5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मृत्यु दर जो है 23 प्रति हजार करना। 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार, ठीक है, और हाथी पांव का उन्मूलन करना इसमें शामिल था। 18 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना, 17 तक कालाजार का उन्मूलन करना और हाथी पांव का उन्मूलन करना इसमें शामिल था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई 15 फरवरी 2000 को। 2070 तक स्थिर जनसंख्या का स्तर प्राप्त करना था। वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर है वो 28 है प्रति हजार पे, और जन्म दर जो है 19.5 है। कितना? 19.5 है, यानी TFR जो है इस समय 19.5 है और मृत्यु दर जो है इस समय 28 है। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में आई 17 मई 2016 को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है 4 नवंबर 2016 को आया। जननी सुरक्षा योजना आई 12 अप्रैल 2005 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को आया। बजटीय आवंटन इसके लिए 3145.97 करोड़ रुपए मिशन शक्ति के तहत किया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को आई। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए योजना थी। एकीकृत बाल विकास सेवा 2 अक्टूबर 1975 को आई। बहुत बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण मिशन आया 8 मार्च 2018 को। राष्ट्रीय पोषण रणनीति आई 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा, ठीक है। NFHS 5 में TFR जो है, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वें दौर की जो रिपोर्ट है उसमें TFR 2.1 है भारत का, ठीक है। और क्या क्या है? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को आई। ये सबसे बड़ी मतलब स्वास्थ्य, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये। 15 अगस्त 2024 तक कुल 35.34 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है। 11 सितंबर 2024 को 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज इसके तहत प्रदान किया गया है और इससे 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, ठीक है। अगली योजना जो आई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति आई है FDI। वर्ष 22-23 में FDI जो प्राप्त हुआ है 71.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। 22-23 में 71.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI भारत को प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक FDI अगर देखा जाए तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में मिले हैं। FDI सबसे ज़्यादा 25% आया है मॉरिशस से, फिर 24% आया है सिंगापुर से, फिर 10% आया है अमेरिका से, फिर 7% आया नीदरलैंड से और 6% जापान से। तो सबसे ज़्यादा FDI किस देश से मिला है? मॉरिशस से मिला है 25%। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अप्रैल 2000 से जून 2024 तक की अवधि में सर्वाधिक FDI सेवा क्षेत्र में मिला है, ठीक है। वैसे 22-23 में सर्वाधिक FDI कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में मिला है, लेकिन अगर ये पूछ लेगा कि अप्रैल 2000 से जनवरी 24 तक किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI मिला है,
तो वो सेवा क्षेत्र में मिला है 16% मिला है। वर्ष 23-24 में प्राप्त FDI 17.94% रहा है, ठीक है, और 17.94% रहा है, 70.94% रहा है FDI 23-24 में, और डॉलर में अगर देखा जाएगा तो 71.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, ठीक। अगर सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य को प्राप्त हुआ है तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है 31%, ठीक। औद्योगिक नीति आई 1991 में, राष्ट्रीय इस्पात नीति आई 2017 में, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आई 2011 में, विदेश व्यापार नीति आई 2023 में, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति आई 2016 में। PM सूर्यघर बिजली योजना जो शुरू हुई है 29 फरवरी 2024 को शुरू हुई है, 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 1 करोड़ घरों पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना इसका लक्ष्य है। कुल 75,021 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट योजना ये है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। 17 लाख लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां इससे सृजित होंगी। 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में इससे कमी आएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना जो शुरू हुई है वो 2 फरवरी 2024 को 1318 अमृत भारत स्टेशन की पहचान करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को आया। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को आया था। PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। दूर संचार क्षेत्र में 2024-25 तक 35 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है, मतलब बिछाए जाने का लक्ष्य है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 24-25 तक 225 गीगावाट करना इसका लक्ष्य है। 24-25 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है, ठीक है। 50% क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री जीवन योजना आई 7 मार्च 2019 को, अवधि 2028-29 तक है इसकी। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को आई। वर्तमान में 100% विद्युतीकरण देश में हो चुका है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम आया 2009 में। जल जीवन मिशन आया 2019 में। 10 सितंबर 2024 तक 15.14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन आया 25 जून 2015 को। 15-16 से 19-20 तक 100 स्मार्ट शहरों का चयन करना था। सबसे ज़्यादा 13 स्मार्ट शहर इसमें यूपी से हैं और उसके बाद 12 तमिलनाडु से हैं, ठीक। अमृत 2.0 योजना आई 25 जून 2015 को, ठीक है। 2025-26 तक के लिए है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 जून 2015 को। 31 दिसंबर 2024 तक ये जारी रहेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को, ठीक है। शहरी वाली योजना PM आवास योजना शहरी कब आई? 25 जून 2015 को। और ग्रामीण योजना जो आई है ये 2016 में आई है, 20 नवंबर 2016। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को आई। ये विरासत शहरों से संबंधित है। 12 विरासत शहरों का चयन करना है और उन 12 शहरों में यूपी के 2 शहर हैं, मथुरा और वाराणसी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आया 21 फरवरी 2016 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना आई 11 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी 25 दिसंबर 2000 को। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 शुरू की गई है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना 4.0 शुरू की गई है। 2024-25 में 19,000 करोड़ सड़क मतलब इसके लिए आवंटित किया गया बजट में। 4.0 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के लिए 19,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। PM स्वनिधि योजना आई 1 जून 2020 को। PM जनधन योजना आई 28 अगस्त 2014 को, अभी हाल ही में इसके 10 वर्ष पूरे हुए थे। मुद्रा योजना आई 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई 26 मार्च 2020 को, पूछा जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नमामि गंगे मिशन हुआ था 13 मई 2015 को।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आया था 11 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थीं। अब कुछ प्रमुख योजनाओं पर 24-25 में बजटीय आवंटन कितना किया गया है, एक बार हम इसको सरसरी नज़र से देख लेते हैं। हालांकि बजट में बताया गया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पीएम पोषण के लिए 12,467 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन हुआ है। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन हुआ है। आवास योजना शहरी के लिए 30,171 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 2400 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 5,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़, इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7192 करोड़। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़। पीएम आवास ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़। पीएम अजय के लिए 2140 करोड़। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति योजना इसका नाम है, पीएम अजय का 2140 करोड़। मिशन वात्सल्य के लिए 1472 करोड़। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 6438 करोड़, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6438 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़, इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 3346 करोड़। विश्वकर्मा योजना के लिए 4824 करोड़। सूर्य घर योजना के लिए 6250 करोड़। ठीक है, और एमपी लैड मतलब स्थानीय क्षेत्र सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के लिए 3955 करोड़, एमपी लैड के लिए 3955 करोड़। अब उत्तर प्रदेश बजट 24-25 में प्रमुख योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया गया देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ का आवंटन इन्होंने किया है। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ किया है, जो किसी भी योजना के लिए सर्वाधिक है। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2441 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4867 करोड़। मनरेगा के लिए 5,060 करोड़। तो 5,060 करोड़ यूपी ने किया है मनरेगा के लिए, और 86,000 करोड़ का आवंटन जो है केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, 86,000 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। पीएम आवास शहरी के लिए 3948 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2708 करोड़। अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 में किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिनकी टाइमलाइन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुमेलित करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग फुल स्पीड पे 1.5 या 2.0 पे जो है रख के देख लीजिएगा, आपके पेपर में काम आएगा। धन्यवाद।